सब लोग थोड़ी देर के बाद रेडी होकर नीचे हॉल में मिलते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। शिवाय दादी, सना जी और अमन जी के अलावा वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले सब लोग पास में ही एक हिल होती है वहाँ पर जाते हैं बाइक से, क्योंकि वहाँ कार नहीं जा सकती थी। कुमकुम को बाइक से डर लगता था तो वो पूरे रास्ते अच्छे से बाइक पर चिपक कर बैठी हुई थी। तो वहीं कुमकुम के पास आने से अक्षत की बॉडी गर्म होने लगती है। वो साइड में बाइक को रोक कर एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है और फिर कुमकुम की ओर मुड़ के बोला, बीबी तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ जंगल में ही तुम्हारे साथ मंगल करूं? कुमकुम को उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आती है। कुमकुम का फेस देख के अक्षत को समझ आ जाता है कि उसकी भोली सी बीबी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, तो उसे डिटेल में समझाने के लिए बोला, बीबी तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो, मेरा कंट्रोल टूट रहा है। तुम ठीक से बैठो बाइक पे, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं घूम पाओगी। सिवाय अक्षत की बेशर्म भरी बातें सुनकर कुमकुम का मन कर रहा था कि वो उसको अभी पकड़ के पीटे। वो अपना सर झुका के धीरे से बोली, मुझे बाइक पे डर लगता है। कुमकुम की बात सुन के अक्षत बेबसी में अपना सिर हिलाता है और फिर से बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। दूसरी ओर जिया राज से नाराज थी, क्योंकि वो जब उसका मन करता था तो उसको किस कर लेता था, जबकि उसने अभी तक उसको प्रपोज भी नहीं किया था। इसलिए वो राज के साथ ना जाके अर्णव की बाइक पे जाती है। राज को उसकी हरकत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद सब लोग उस पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। वहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। वहां से देखने पे पूरा शहर भी आसमान पर बिखरे सितारों के जैसा लग रहा था। थोड़ी देर वहां एंजॉय करने के बाद सब लोग वहां से निकल जाते हैं। इस बार रात जबरदस्ती ही जिया को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर में वो लोग सिनेमा हॉल में बैठ के मूवी देख रहे थे। जब भी मूवी में कोई किसिंग सीन होता, अक्षत कुमकुम को किस कर लेता और कुमकुम की ये सोच के ही हालत खराब हो रही थी कि अगर कोई देख लेता तो क्या सोचेगा। लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। इंटरवल के बाद सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो राज और अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि कुमकुम जिया के साथ बैठ गई थी। उसके बाद अक्षिता और फिर अर्णव। राज तो पहले ही लाल पीला हो रहा था। अक्षत का भी माथा ठनक गया था। वो घूर के कुमकुम को देखता है, लेकिन वो तो पॉपकॉर्न के साथ मूवी को देखने में बिजी थी। या फिर ये बोल सकते हैं कि अक्षत को जानबूझकर वह इग्नोर कर रही थी। अक्षत अपने मन में बोला, बीबी तुम्हें तो मूवी मैं दिखाता हूँ, तुम घर चलो तो। वहीं राज अपने मन में, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं छिपकली। कुछ देर में मूवी खत्म होती है और सब लोग वापस से फार्म हाउस पर आ जाते हैं। पूरे रास्ते कुमकुम से अक्षत ने कोई भी बात नहीं की थी। वहीं राज भी बिल्कुल शांत था। कुमकुम और जिया दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे गया। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, लेकिन से भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं राज और अक्षत के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब वो लोग वापस आए तब तक दादी और अक्षत के मॉम डैड भी वापस आ चुके थे।
रात को सब लोग अक्षत का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुमकुम ने अक्षत के लिए अपने ही हाथों से केक बनाया था। सब लोग केक कट करते हैं और फिर डिनर करके थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारते हैं। अक्षत ने शाम से कुमकुम से कुछ भी नहीं बोला था, जिससे अब कुमकुम को थोड़ी सी टेंशन सी लगती। वही हाल जिया का था, लेकिन सोते हुए शेरों को उंगली भी तो उन दोनों ही ने ही की थी, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। तीनों गर्ल्स बैठ के अर्चिता के रूम में बातें करे ही जा रही थी। कुछ देर के बाद वो तीनों अपनी बातों पर ब्रेक लगा के अपने अपने रूम में जाने लगती हैं, क्योंकि लड़कियों की बातें तो कभी ख़त्म ही होती ही नहीं, इसलिए थोड़ा रेस्ट करने गई थी। कितना अच्छा टैलेंट है ना हम गर्ल्स का, चाहे जितना बुला लो। और एक ये लड़के, उनके तो बोलने के भी पैसे लगते हैं। ऐसा लगता है बोलते हैं तब जैसे किसी को सूट करना हो। यह मजाक सीरियसली मत लेना कोई भी। चलो आगे चलते हैं। जिया अपने रूम में जाती है और मस्त बेड पर फैल के सो जाती। वहीं कुमकुम अपने रूम में जाती है तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले कि उसके अरमानों में पानी फिर जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसका प्यारा सा पतिदेव खड़ा था, जो डोर बंद करके उसे बोल रहा था, भागने के बारे में सोचना भी मत। अक्षत ने पूरे रूम को डेकोरेट किया था। पूरे रूम में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं और कैंडल्स लगी हुई थीं। ये सब देख के कुमकुम की हालत खराब हो रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसकी इज्जत को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। वो थोड़ा सा डरते डरते अंदर जाती है तो उसे बेड पर अपना शादी का जोड़ा दिखाई देता है। तभी अक्षत पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, मुझे आज मेरी दुल्हन चाहिए। और इतना बोल के वो कुमकुम को छोड़ देता है। कुमकुम कपड़े लेके चेंज करने चली जाती है तो वहीं अक्षत उसका बाहर ही वेट करने लगता है। थोड़ी देर में कुमकुम बाहर आती है तो एकदम नई नवेली दुल्हन सी लग रही थी। वो अपने पलके झुकाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अक्षत उसको देख के पागल होने लगता है। वो धीरे धीरे कुमकुम के पास जाने लगता है। उसको पास आता देख कुमकुम की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो डर से पीछे होने लगती है और पीछे होते होते दीवार से जाकर टकरा जाती है। अक्षत उसके सामने खड़ा होता है और बड़ी ही हसरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो कुमकुम की कमर पे हाथ डालकर उसे खुद से चिपका के थोड़ा सा ऊपर उठता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसको किस करने लगता है। आज कुमकुम भी अक्षत का साथ दे रही थी, जो देख के अक्षत और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। कुमकुम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो अक्षत को थोड़ा धक्का देकर जाने लगती है कि अक्षत पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। आज कुमकुम अक्षत को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। वो अपना दुपट्टा छोड़ देती है और अगले ही पल उसका दुपट्टा फर्श पर गिरा हुआ था। अक्षत आगे बढ़कर उसके पेट पे हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लेता है और दूसरे हाथ से उसको बालों को एक साइड कर देता है। अक्षत के ऐसे करते ही कुमकुम अपने लहंगे को दोनों हाथों से भर के कस के अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है। अक्षत कुमकुम के कंधे पर किस करने लगता है। उसके ऐसा करते ही कुमकुम पलट जाती है और अक्षत को कस के गले लगा लेती है। अक्षत कुमकुम की हरकत से थोड़ा सा मुस्कुराता है
और फिर उसे गोद में उठा कर बेड पर ले जाता है और एक बार फिर उसके होंठों पे अपने होंठ रख देता है। थोड़ी देर में कुमकुम को सांस लेने में तकलीफ होती है। कुमकुम तो उसकी हरकतों से पागल हुई जा रही थी। वो एकदम से पलट जाती है तो लेकिन अक्षत उसके दोनों हाथ को उसके सिर के ऊपर करके अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। जैसे ही आगे बढ़ने को होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और एक बार फिर उनकी लंका में उसका फ़ोन आग लगा चुका था। पहले तो वो इग्नोर करता है लेकिन सुबह वाले कॉल को याद करके वो उठा लेता है और गुस्से में कबीर पे बरसते हुए बोला, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हुआ तो अभी खुद को ही। कबीर भी एक पल को उसका गुस्सा देखकर एकदम से सहम जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे उसको कुछ बताता है। मैं आ रहा हूँ, इतना बोल के अक्षत फ़ोन कॉल को कट कर देता है। अक्षत अपना सिर उठा के कुमकुम को देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। कुमकुम उसकी बात पे कुछ नहीं बोलती और हल्का सा सिर हिला देती है और थोड़ा स्माइल करने लगती है। कुमकुम अक्षत पे ही हंसे जा रही थी क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद खुद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अक्षत उसकी हंसी देख के चिढ़ते हुए बोला, जितना खुश होना है हो लो, जिस दिन हाथ आओगी ऐसा करूँगा ना कि बेड से नहीं उठ पाओगी। और उसके ऊपर से उठ जाता है और थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े पहनकर निकल जाता है। अक्षत जाने से पहले राज को कॉल करता है और दोनों ही फार्म हाउस से निकल जाते हैं। वहीं कुमकुम शांति से सो जाती है। थोड़ी देर में उसकी कार एक बड़े से ग्राउंड में थी जहाँ पर एक चॉपर खड़ा था। राज और अक्षत चॉपर के पास जाते हैं तो बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ के डोर ओपन करते हैं और थोड़ी देर में वो दोनों हवा में होते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका चॉपर एक जगह पर लैंड करता है और वो बाहर आके अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं। कुछ मिनट में वो फार्म हाउस के अंदर थे और सोफे पर किंग की तरह दोनों ही बैठे थे। उनके साथ ही कबीर भी था। उसके सामने एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितना परेशानी है। उस आदमी को होश आता है और वो सामने बैठे उन 3 शैतानों को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। कबीर एक बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और अगले ही पल वो बॉडीगार्ड्स एक ठंडे पानी की बाल्टी उठा के उस आदमी पर डाल देता है और वो आदमी हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, मैं मजबूर था। ओशारन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। राज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, और उस घटिया आदमी के लिए तुमने हमसे गद्दारी की। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चे के सिर से पाप का साया उठ जाता। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो आदमी बोलता है। तू कुछ करेगा तो तब जब कुछ करने लायक बचेगा। यह कबीर बोलकर चुप हो जाता है। जितना जल्दी हो सके उस फैक्ट्री को फिर से एक बार ठीक कराओ और जल्दी से जल्दी काम शुरू कराओ और जो आदमी घायल हुआ है उसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ, अक्षत बोलता है। फ्लैशबैक, कबीर अक्षत के पास कॉल करता है और बोलता है कि उसकी पुणे वाली फैक्ट्री में
आर्यन ने ब्लास्ट करवा दिया है और पूरी फैक्ट्री जल के राख हो चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी बात सुन के अक्षत बोलता है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सिर्फ एक आदमी को चोट लगी है और बाकी सबको मैंने टाइम पर ही बाहर निकाल दिया था। कबीर बोलता है, बस थोड़ी ही देर हो गई कि उस आदमी को नहीं बचा पाया। ठीक है, उसका इलाज कराओ और उसका भी इलाज करो जिसने ये सब किया है। इतना बोल के अक्षत कॉल कट कर देता है। बैकएंड उस आर्यन ने बाहर आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब हम क्या यूं ही बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? राज और कबीर दोनों गुस्से से दांत पीसते हुए बोलते हैं। अक्षत उसकी बात सुन के एक डेविल स्माइल करता है और उसका इशारा समझ के वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। कबीर अपने काम में लग जाता है और अक्षत और राज वापस चौपर से फार्म हाउस आ जाते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत की नींद जल्दी खुल जाती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उससे तो सुबह होने वाले धमाके के बारे में सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही थी। वो जल्दी से उठ के रेडी हो जाता है और बाकी सबको रेडी होने को बोल देता है और साथ ही ये भी कि आज वो लोग वापस से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। ये बात सुन के सबके चेहरे लटक जाते हैं क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी कि किसी का भी वहाँ जाने का दिल ही न करे। लेकिन अक्षत ने भी जरूरी काम का बहाना बना दिया था तो कोई मना भी नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर के बाद सब लोग अपने अपने बैग के साथ अपनी अपनी कार में थे। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद सब लोग सिंघानिया पैलेस में होते हैं। वो लोग जब दिल्ली आते हैं तो पूरे ही दिल्ली शहर में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि पूरे शहर में एक ही खबर फैली हुई थी कि शेखावत इंडस्ट्री की बिल्डिंग खाक हो चुकी है। शेखावत इंडस्ट्री आर्यन की थी। आज उसका ऑफिस राख हो चुका था और वजह बताई जा रही थी न्यूज़ में कि शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा हुआ है। इधर आर्यन बहुत गुस्से से बौखलाया हुआ था क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। बिल्डिंग तो फिर भी बन जाती, लेकिन ये उसका मेन ऑफिस था जिस वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। इतना कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका था। बैंक वाले किसी भी वक्त उसके घर आके उसका धावा बोल देते। आर्यन गुस्से में अपने घर का सारा सामान तोड़ने पे लगा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो कॉलर आईडी देख के फ़ोन उठाता है। क्या हुआ, गुस्से में लग रहा है? तोहफा पसंद नहीं आया क्या? सामने वाला इंसान बोलता है। अच्छा सिंघानिया, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा सब खत्म हो गया। एक दिन में मैं भी तुझे से तेरा सब कुछ छीन लूँगा। फिर तू रोएगा और मैं हंसूंगा, आर्यन बोलता है। और वो तेरी महबूबा, वो भी मेरे पास होगी। इतना बोल के आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है। जिस दिन तूने मेरी जान को गलती से भी हाथ लगा दिया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मेरा वादा है तुझसे। अक्षत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला और फिर कॉल को कट कर देता है। अक्षत घर आके ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। कुमकुम भी रेडी हो जाती है। अक्षत जाने को होता है कि कुमकुम उसे रोकते हुए बोलती है, मैं भी चलूँगी। उसकी बात सुन के अक्षत को शरारत सूझती है और वो बोलता है, बीबी मेरे ख्याल से तुम आज ना ही जाओ तो अच्छा है। कुमकुम उसे कन्फ्यूजन से देखने लगती है और बोलती है, क्यों?
वैसे भी अभी लंच टाइम ही हुआ है और मैं घर पर बोर हो जाऊंगी। बीबी, बोर होने का तो पता नहीं, लेकिन तुम थक जरूर जाओगी, और अगर अभी तक जाओगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम रात को ज़्यादा देर तक मुझे झेल पाओगी। कल का अधूरा काम तो हमें पूरा भी तो करना है। अच्छा शरारत से बोलता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। अक्षत की बात सुन के कुमकुम के गाल शर्म से एकदम लाल हो जाते हैं और वो अपना सिर झुका के खड़ी हो जाती है। उसके होठों पे एक सॉफ्ट किस कर देता है और जाते हुए बोलता है, मैं जल्दी ही आऊँगा बीबी, फिर हम दोनों कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए तुम रेस्ट करो। अच्छा तो फिर चला जाता है और कुमकुम बेड पे लेट के कल रात हुई बातों को याद करने लगती है। आज का दिन किसी के लिए गम लाया था तो किसी की जिंदगी में खुशी। दिन गुजरता है और रात आती है। जे अपने घर में बैठी थी कि उसे एक कॉल आता है। सामने वाला इंसान बोलता है, देखिए मिस जिया, ये फ़ोन जिसका भी है उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी यहाँ कैफ़े के सामने ही पड़े हुए हैं। एक्सीडेंट का केस है तो कोई उनको हाथ भी नहीं लगा रहा है। मैंने उनका फ़ोन देखा तो लास्ट नंबर आपका ही था, इसलिए आपको कॉल कर दिया। आप अब जल्दी से आकर इनको संभालिए। जिया के हाथ से फ़ोन छूट जाता है क्योंकि वो कॉल राज के ही फ़ोन से आया हुआ था। जिया जल्दी से ही घर से बाहर भागती है और थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां का एड्रेस उस आदमी ने जिया को दिया था। जिया वहां जाके जोर जोर से रोते हुए राज का नाम लेने लगती है। जब काफ़ी देर तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वहीं पर बैठकर रोने लगती है कि तभी कोई उसके कंधे पर टैप करता है और वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो वहाँ पे राज खड़ा था। जिया जल्दी से उठकर उसके गले पर लग जाती है और फिर गुस्से से बोलती है, कहाँ थे तुम? कब से आवाज़ दे रही हूँ मैं तुम्हें पता भी है इतनी सी देर में मेरी क्या हालत हो गई थी? वो फ़ोन कॉल उसने तो बोला था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। शांत मेरी छिपकली, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ मुझे। वो कॉल मैंने ही करवाया था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी ऐसी हालत बना लोगी। आई एम सॉरी, राज बोलता है। तुम्हें पता भी है इतनी देर में मेरे दिल पे क्या बीती है और तुम्हें इतनी रात को मजाक सूझ रहा है। जिया अब गुस्से से फटते हुए बोलती है। राज जिया को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो तो चुप हो ही नहीं रही थी। जब उससे और नहीं होता तो वो उसकी गर्दन पकड़कर उसके होंठों को ही बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वो शांत होती है तो विराज उसे छोड़ता है क्योंकि वो दोनों रोड पर खड़े थे और सारे आने जाने वाले लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। राज जिया को ले जाकर अपनी कार में बैठाता है और खुद आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनकी कार आके जिया के घर के बाहर रुकती है। राज जिया को घर के अंदर ले जाने लगता है। जिया डोर ओपन करती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वो घर के अंदर आके सब चीज़ों को देखने लगती है। उसका पूरा घर डेकोरेट किया हुआ था और हॉल के बीचों बीच बहुत ही प्यारा लिखा था, विल यू मैरी मी जिया। जिया पीछे मुड़कर देखती है तो राज अपने घुटनों के बल बैठ के अपने एक हाथ में रिंग लेके जिया को बोल रहा था, क्या तुम इस
नाचिस को सारी जिंदगी खुद से लड़ने का हक दोगी। राज की बात सुनकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते और वो जल्दी से उसके पास जाके हाँ में अपना सिर हिला के उसे गले से लगा लेती है। राज भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो राज जिया को हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। तो जिया आगे बढ़ के उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और दोनों ही एक दूसरे को प्यार फैशन के साथ किस कर रहे थे। राज के हाथ जिया के बॉडी को सहलाते हैं और वो जिया के कमर को सहलाने लगता है। राज के छूने से जिया की पूरी बॉडी पर गुंबद आ रहे थे कि जिया उससे दूर हो जाती है और बोलती है, कंट्रोल कीजिए मिस्टर सिंघानिया, अभी आप किससे ही काम चलाइए, उससे आगे आपको शादी के बाद ही मिलेगा। इतना बोल के वो हंसने लगती है तो जिया का मुंह बन जाता है और वैसे ही बोलता है, किसी को इतना सताना अच्छा नहीं होता, पर कोई नहीं, कर लो अभी जितने मज़े करने, तो मैं शादी के बाद बताता हूँ। अगर एक भी रात तुम ठीक से सो जाओ तो मेरा नाम भी राज सिंघानिया नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। फिर डिनर करके जिया सो जाती है और राज सिंघानिया पैलेस वापस आ जाता है। लेकिन कोई और था जिसने राज को जिया के घर से निकलते हुए देख लिया था और उसके फेस पर एक डेविल सी स्माइल थी।